एम्ब्रियो ट्रांसफर यानी भ्रूण स्थानांतरण आईवीएफ के प्रोसेस का सबसे महत्वपूर्ण चरण। इस प्रोसेस तक डॉक्टर को बहुत केयर लेनी पड़ती है। एम्ब्रियो ट्रांसफर होने तक, एम्ब्रियो ट्रांसफर के प्रोसीजर के लिए भी डॉक्टर बहुत केयरफुल रहता है। लेकिन इसके बाद की जो प्रोसेस है, इसमें पेशेंट के बॉडी को जो है वो भ्रूण को एक्सेप्ट करना रहता है। जाहिर सी बात है, सारे दंपति सोचते हैं कि ये जो चरण है इसमें हमसे कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए। इसलिए एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद में क्या न करे, क्या खाए, क्या न खाए, इस बारे में सारे कपल्स को बहुत सारे क्वेरीज रहते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर आकांक्षा महाजन पाठक, फर्टिलिटी एक्सपर्ट। आप देख रहे हैं एक्सेलेंट चबूतरा और आज चबूतरे पे चर्चा है एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद में क्या लाइफस्टाइल अपनाएं जिससे आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर सक्सेसफुल हो जाए। वीडियो अंत तक देखना ना भूलें, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में सारी जानकारी आपको एक ही जगह पे इस वीडियो में मिलेगी। तो चलो शुरू करते हैं पहले टिप के साथ में। पहली टिप है खान पान से रिलेटेड। क्या खाए और क्या ना खाए। आप सब कुछ खा सकते हैं जो भी आपको पसंद है, लेकिन उसमें कुछ सुझाव मैं देना चाहूँगी, जैसे कि थोड़ा कम स्पाइसी फूड खाएं, क्योंकि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद में काफ़ी सारी मेडिसिन काफ़ी हाई डोज में दी जाती है। तो हो सकता है इन मेडिसिन की वजह से एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन ऐसी चीज़ें हो। तो खाते समय इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि ये फूड के कारण आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि आप मैदा, शक्कर, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें और हाई फाइबर डाइट जिसमें आता है दलिया, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इनको आप ऐड करें। उसी प्रकार से आप थोड़ा थोड़ा खाना थोड़ी थोड़ी समय के बाद में खाएं तो आपकी पाचन संस्था जो है उसको पचा पाएगी और आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। उसी के साथ में आप ज़्यादा शुगरी जो फूड है उसको खाना अवॉइड करें, क्योंकि शुगर फ्लक्चुएशंस एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो याद रखें कि फुल्ली कुक्ड नॉनवेज, अच्छी तरीके से पका हुआ नॉनवेज ही खाएं। कुछ क्लिनिक्स या कुछ डॉक्टर्स पेशेंट को ये भी सलाह देते हैं कि आप पपीता ना खाएं, पाइनएप्पल ना खाएं। ऐसी कोई साइंटिफिक गाइडलाइन तो नहीं है जो ये बोलती है कि पपीता और पाइनएप्पल खाने से एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन कम हो सकता है, लेकिन बड़े बुजुर्ग भी ये बात बोलते हैं कि पपीता और पाइनएप्पल न खाएं। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर से लेकर के बीटा एचसीजी रिपोर्ट तक कुल 14 दिन का समय होता है। तो इन 14 दिन के समय में अगर आप पपीता और पाइनएप्पल न भी खाएं तो कुछ ज़्यादा परिणाम होने वाला नहीं है। तो बेटर है कि आप पपीता, पाइनएप्पल, मैंगो ऐसे फ्रूट्स कुछ कम क्वांटिटी में खाएं। आगे बढ़ते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2 में मैं आपको बताऊंगी कि क्या हलचल आप कर सकते हो और क्या हलचल आपने नहीं करनी चाहिए। तो इसमें बहुत कॉमन सवाल आता है कि मैडम मेरा घर जो है दूसरे मंजिल पर है, तो क्या मैं सीढ़ी उतर चढ़ सकती हूँ? हाँ, आप सीढ़ी उतर चढ़ सकती है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। दिन में 2-3 बार, 4-5 बार सीढ़ियाँ उतरना या चढ़ना, इसमें आपको कोई भी क्षति या नुकसान नहीं पहुँचने वाला। दिन में 15-20 बार तो सीढ़ियाँ कोई भी नहीं चढ़ेगा ऐसे समय में, लेकिन नॉर्मल रूटीन कामकाज के लिए जितना आपको चढ़ना उतरना पड़ता है उतना आप कर सकती है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप आपका जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है। एक तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल आपने अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में होता ये है कि इंसान हलचल नहीं कर पाता, इंसान यूरिन को बार बार नहीं जा सकता। उसी तरीके से आपकी जो मेडिसिन है उनका डोज भी शायद मिस हो जाए, क्योंकि काफ़ी सारी मेडिसिन इसमें वजाइनल भी होती है। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद में कुछ 14-15 दिन आप लंबी ट्रैवल अवॉइड करें तो ही बेहतर है। फिर भी अगर ट्रैवल करना अनिवार्य है तो आप ट्रेन से ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन ट्रैवल के दौरान ये चीज़ का ध्यान रखें कि आप बार बार यूरिन पास करें, बहुत सारा पानी पिए और अपने मेडिसिन टाइम से ले। अब आगे बढ़ते एक्सरसाइज की तरफ कि मैं क्या क्या एक्सरसाइजेस कर सकती हूँ। पेट पर दबाव आने वाली कौन सी भी एक्सरसाइज आपने नहीं करनी है। आप एक लाइटर योगा या फिर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, वार्म अप एक्सरसाइजेस, हल्का सा वॉक, ये सारे एक्सरसाइजेस आप कर सकती है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आप कर सकती है, लेकिन एरोबिक्स, जुम्बा या वेट ट्रेनिंग इस समय में आपने नहीं करना चाहिए। अगला सवाल आता है पेशेंट लोगों का, क्या हम सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं? तो अगले 15 दिन में या बीटा एचसीजी पॉजिटिव आने तक आप सेक्सुअल इंटरकोर्स ना ही करें तो बेहतर है। बल्कि जब आपका बीटा एचसीजी पॉजिटिव भी आएगा तो प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने तक आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करना चाहिए। तीसरी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी मेडिसिन के बारे में। ये जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की मेडिसिन है ये आपको बीटा एचसीजी रिपोर्ट पॉजिटिव आने तक, और बीटा एचसीजी रिपोर्ट अगर आपका पॉजिटिव आता है तो उसके बाद में भी कुछ समय तक कंटिन्यू करनी रहती है।
तो अगर आप दूर के गाँव में रहते हैं तो आप कोशिश करें कि 1-2 दिन की मेडिसिन्स थोड़ी-सी ज़्यादा आप लेकर जाएँ। अगर आपके बीटा एचसीजी के रिपोर्ट को कुछ कारणवश 1 दिन पहले या 1 दिन बाद में भी करना पड़े, तो आपके पास में उतनी सफिशिएंट मेडिसिन्स होनी चाहिए। अब चौथा पॉइंट आता है मेंटल रिलैक्सेशन के बारे में। देखिए, ज़्यादा टेंशन लेने से या ज़्यादा स्ट्रेस आउट होने से आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा ऐसा तो कुछ है नहीं। तो बेहतर है कि आप मेंटली इस पीरियड में पीसफुल रहें। आप उसके लिए मेडिटेशन या प्राणायाम का भी सहारा ले सकते हैं। जितनी भी कोशिश करनी थी, ये अब तक आपके डॉक्टरों की तरफ से डॉक्टरों ने और आपकी तरफ से आपने की हुई है। अब बची हुई जो चीज़ें हैं, ये आपको निसर्ग पे और भगवान पे छोड़ना पड़ेगा। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इसमें दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी है। अगर इस टॉपिक के बारे में आपको कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।